हेलो। हाँ, तो लास्ट वीडियो में हमने इस जो प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं इसका सेक्शन ए बे कर लिया था। अब आज हम करेंगे इसका सेक्शन नंबर सी या सेक्शन से। पिछले दो सेक्शन हमने पिछली दो वीडियो में कर लिए हैं, तो ये थर्ड वीडियो है इसकी और इसमें सेक्शन से या सी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन सी। ये आ गया हमारा सेक्शन सी या इसे हम बोलते हैं क्या, खंड से। तो इसमें देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। हमें गुणनखंड करने हैं x² + 9x + 18, इसका गुणनखंड करना है। तो करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 26, x² + 9x + 18। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 18 का ले लेंगे एलसीएम। ये साइड में लेना है, रफ जगह ले सकते हो आप, मैं बाद में मिटो दूंगा इसे। 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। अब मुझे 9 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 2 = 6 और 6 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो हम इसे लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन के बाद x² + 6x + 3x। प्लस किया मैंने इन दोनों को तो क्या बन गया 9, और मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 18। यही हमारी कंडीशन होती है। तो अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x + 6। इसी तरह यहाँ से कॉमन ले लिया 3 तो यहाँ आ गया x + 6। अब ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या है, मतलब सवाल ठीक चल रहा है। अब x + 6 और यहाँ पे आ गया x + 3। इसका क्या पूछा था हमसे, गुणनखंड पूछा था। गुणनखंड यही होता है इसका। तो यहाँ पे हमारे गुणनखंड आ गया x + 6 और दूसरा गुणनखंड आ गया x + 3। अगर इसका वैसे शून्य या जीरोस नहीं पूछे जाते, जीरोस पूछे जाएंगे। अगर इसके जीरोस पूछ लिए जाएं कभी, तो x + 6 को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू आ गई -6। इसी तरह जो x + 3 है इसे भी 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। अगर हमसे क्या पूछ लिए जाएँ इस सवाल में, शून्यांक पूछ लिए जाएँ तब करना है। गुणनखंड पूछा है तो हमें बस ऊपर तक ही लिख के ख़त्म कर देंगे, इतना लिखने की हमें कोई नीड नहीं है। तो ये हमारा इसका जो आंसर हो गया है वो हो गया है ये। इसके गुणनखंड क्या हो गए, x + 6, x + 3। ये इसके दो शून्यांक हैं। अब इसे भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं सवाल को। ये क्वेश्चन नंबर 26 ये हमने बॉक्स में कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद। अच्छा, इसका अथवा वाला भी है और वाला सवाल भी है, तो इसे भी देख लेते हैं। अथवा वाला ये क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसम्मिका का उपयोग करके 101 और 102 का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये मिटा रहा हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है। तो इसका 26 का ही और वाला 26 अथवा वाला सवाल कर रहे हैं अब हम। तो देखते हैं क्या सवाल है। 101 × 102 करनी तो इनकी मल्टीप्लाई है, लेकिन किससे, सर्वसामिका, मतलब जो इसकी एग्जैक्ट इसके अंदर जो थ्योरम लगेगी या जो फॉर्मूला लगेगा वो। जैसे 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 1, और 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 2। अब कुछ नहीं करनी है, 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। 100 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 की 2 में करेंगे तो 200। इसी तरह अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 1 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा 2। अब इन्हें प्लस करें, ये मैं मिटा देता हूँ लाइन वगैरह। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो ये तो 10,000 ऐसा कैसे ही हो गया, 200 और 100 300 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 302। अब इन्हें ऐड कर देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा 20301। 10,000 में 300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,302। अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आएगा, यही आंसर आएगा। ये अथवा वाला सवाल हो गया इसका। तो इसे भी हम शॉर्ट कर देते हैं।
इस सवाल को यहाँ रख लेते हैं 8वें वाले को। ये मैंने इस पर भी बॉक्स बना दिया है ताकि अलग से याद रहे आपको। 26 के दोनों सवाल हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या कह रखा है 27 के अंदर? 27 में कह रहा है उस बिंदु के क्या ज्ञात करने, निर्देशांक की ज्ञात करने जो x और y दोनों अक्षों पर स्थित हो। ऐसा बिंदु जो x पे भी हो y पे भी हो। मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ। अगर मैं कोई भी बिंदु बना दूँ, जैसे मैंने बिंदु ये बना दिया, यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे ये बिंदु x पे है तो y पे नहीं है, यहाँ बना दिया तो ना x पे है ना y पे है। ये कह रहा है ऐसा बिंदु जो x और y दोनों पे हो। x और y दोनों पे होगा तो ऐसा कौन सा बिंदु हो सकता है हमारा? जो बिंदु बिल्कुल कहाँ होगा? बीच में होगा, जिसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो इस बिंदु के पॉइंट क्या होते हैं? 0,0। तो ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमें नाम नहीं बताना है, निर्देशांक बताने हैं जो x और y दोनों पे होते हैं। इसका आंसर यहीं लिख देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 0,0। अगर किसी को और लिखना है तो इससे पहले ये भी लिख सकता है वो। अगर किसी को लिखना भी है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मूल बिंदु और फिर लिख देगा 0,0। तो हमें आंसर सिर्फ हमारा 0,0 है। पहला आंसर तो ये हो गया इसके सामने। अगला है जिसकी कोटि 4 और y x पर स्थित हो। ऐसा बिंदु जिसकी कोटि क्या हो? -4 हो। कोटि -4 कहाँ पे होगी? ये y है, ये x है, ये भी x है और ये y है। कोटि मतलब होता है y x, भुज होता है हमारा x अक्ष और कोटि होता है y। y पे -4, तो यहाँ की जैसे ये -4 है। ऐसा बिंदु जो y x पे स्थित हो और कोटि जिसकी 4 हो, तो बिंदु क्या होगा? ये। और अगर मुझे इसके पॉइंट लिखने होंगे तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? 0,-4 ऐसे तो दिखाएंगे इस पॉइंट को। ये कह रहे तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0,-4। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब ये कह रहा है जिसका भुज 5 हो और जो कहाँ पे होगा? x अक्ष पर स्थित हो। भुज का मतलब क्या है? x अक्ष वाली संख्या क्या हो? 5 हो और x अक्ष पे स्थित हो। x पे मान लो पॉइंट यहाँ कहीं है 5 नंबर पे, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएगा? 5,0। x अक्ष पे स्थित भी हो गया है तो इसके पॉइंट हम बना सकते हैं क्या? 5,0। इसमें भुज कितना हो गया? x की वैल्यू 5 और x अक्ष पे स्थित है तो y की वैल्यू 0। ऐसे ही y पे स्थित था तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब हम अपने आंसर को क्या कर लेते हैं? बॉक्स में, ताकि याद रहे। तो फर्स्ट का आंसर तो क्या है हमारा? ये। सेकंड का आंसर हमारा क्या हो गया? ये। और थर्ड के अंदर आंसर क्या हो गया हमारा? ये। बस एक एक शब्द लिखना है, ये इनके क्या हो गए? आंसर हो गए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 नंबर 3 शब्दों में मिल गए हमें। अब हमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलना है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित आकृति में यदि ए बी पैरेलल किसके है? सी डी की। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है या समांतर है। सी डी समांतर है ई एफ के, ये इसके समांतर है। और y रेशियो z क्या है? 3:7। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले y रेशियो z है 3:7। तो यहाँ से मैं वो लिख सकता हूँ, y को मैं 3p रेशियो में है ना, z को मैंने लिख दिया है क्या? 7p। तो z मेरा क्या है? 7p। तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा? 7p के, क्योंकि ये एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और क्या नाम है? y क्या है? 3p। तो ये मैंने लिख दिया क्या? 3p। अब हमें पता है, अब किस साइड लिखूँ मैं? इधर ही लिख देता हूँ। चलो, ये एक सीधी लाइन है, सी डी एक सीधी लाइन है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3p + 7p। ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। तो यहाँ से 10p बराबर कितना हो गया आपका? 180। p की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 18 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ 3 × 18, z की निकालूंगा तो हो जाएगी 7 × 18। हमें सिर्फ अभी x की वैल्यू निकालनी है तो y से काम है हमें, तो मैं सिर्फ y की निकालता हूँ। कितनी? 54। चलो x की इसकी भी लिखी देता हूँ, जब कर दिया। 7 × 8 = 56, 7 × 1 = 7 और 5 = 12,
6, ये 18 7 126 ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमने इसके एंगल भी निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा गया है, एक्स की वैल्यू। मुझे पता है हिंदी में स्टेटमेंट है, दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोण किसके बराबर होते हैं, 180 के। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ रखी है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x + y बराबर 180। और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, समांतर रेखा में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये स्टेटमेंट दे रखी है हमें कि समांतर रेखा में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है, 180। एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता है, वाई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया क्या, 54। तो वाई की वैल्यू मैं 54 लिखता हूँ, बराबर 180। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 - 54। एक्स बराबर कितना हो गया, 180 में से अगर 54 जाएगा, 180 में से 50 गए 130, 130 में से 4 गए 126, तो 126 क्या आ गई हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसे हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 28। इसे बॉक्स में कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। ये भी इसी के अंदर हमने निकाल रखा है। पहले ये निकाल लेंगे, वाई मतलब ये साइड में लिख लेंगे, ये इसके नीचे लिख सकते हैं। जब यहाँ हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद ये काम कर सकते हैं, सबसे स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 28। अब चलते हैं 29 पे। ये वैसे NCERT का क्वेश्चन है, लैंग्वेज अगर किसी को देखनी हो। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहे हैं, नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार का क्या मिला, आंकड़ा मिला। आंकड़ा ही हमारे सामने निम्नलिखित आलेख बनाया गया, एक ग्राफ बनाया गया। आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का क्या देना है, उत्तर देना है। पहला क्या है, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। नवंबर का महीना, नवंबर का महीना ये रहा, कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ से तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। ये कितने पा रही है लाइन, 4 पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, 4 का। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कहाँ पे दिख रहे हैं हमें, ये सबसे ऊपर दिख रहा है, तो सबसे अधिक विद्यार्थी 6 हैं। और कौन सा महीना है ये वाला, ये है हमारा अगस्त का महीना। तो अगस्त का महीना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अगस्त। ये क्या पूछा है हमसे, यहाँ से महीना पूछा है, इसलिए हमने महीना बताया। और यहाँ पे कितने विद्यार्थी पूछा था, तो यहाँ हमने क्या बताया, नंबर बताया। ये फिर दोबारा क्या कह रहा है, किस महीने में सबसे कम विद्यार्थियों का जन्म हुआ। अब की बार क्या पूछ रहा है, महीने पूछ रहा है, किस महीने में सबसे कम विद्यार्थियों का जन्म हुआ। सबसे कम कहाँ दिख रहा है हमें, ये वाला एंगल, ये 1 की विद्यार्थी है और इसका महीना कौन सा है, जून। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, जून। बस एक एक नंबर के 3 सवाल हो गए, ये 3 नंबर आपको एक एक शब्द में मिल जाएंगे। तो इसका आंसर ये हो गया 29 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, संलग्न आकृति की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों को क्या देना है, उत्तर देना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, बी के निर्देशांक बताओ। तो बी के निर्देशांक यहीं बता देंगे। बी का है हमारा, ये रहा हमारा बी। बी वाई पे तो जा रहा है हमारा कहाँ पे, 3 पे, और एक्स पे जा रहा है 5 पे। तो हम इस बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, -5, -3। तो बी के निर्देशांक हो गए -5, -3। आगे क्या कह रहा है हमसे, सी के निर्देशांक।
सी कहाँ है, ये रहा। एक्स पे कितना है 5 और वाई पे भी कितना है 5, लेकिन माइनस का, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 5, -5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी के पॉइंट, पेन चेंज करके 5, ये बात पता है ना। पहले x वाली संख्या लिखते हैं फिर y वाली। तो 5 यहाँ प्लस का था x, क्योंकि x वाली संख्या प्लस की थी। आगे कह रहा है -3 -5 बताओ कहाँ पे है। x की वैल्यू -3 और y की -5। ये पॉइंट है हमारा कहाँ पे, e पे। ये -3 है यहाँ पे और यहाँ पे -5 है। तो इसकी ये बताना है इसके निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, e। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई, या हम इसे लिख सकते हैं बिंदु ई। या तो हम इसे बिंदु ई या निर्देशांक ई कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम इसे प्लेन ई ही लिखते हैं इस तरह इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया। अब हमसे अगला सवाल जो पूछ रहा है वो क्या है, 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह के निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह निम्नलिखित रूप से हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया है। इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बटन सारणी तैयार कीजिए। हमें क्या बना के दिखानी है, एक बटन सारणी बना के दिखानी है। तो थोड़ा स्पेस चाहिएगा, यहाँ तक ले लेते हैं। तो बटन सारणी बनाते हैं। पहले तो एक बॉक्स बना दिया हमने। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरह, यहाँ हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे क्या था, रक्त समूह, या इंग्लिश में ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रक्त समूह। रक्त समूह कौन कौन सा है, एक तो ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, उनकी विद्यार्थी है ना, तो यहाँ हम संख्या लिख सकते हैं, या बारंबारता लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, संख्या की। ए समूह के कितने हैं, बी समूह के कितने हैं। और यहाँ पे चाहे हम इन 2 कॉलम पे बना सकते हैं, यहाँ चाहे तो टैली मार्क्स लिख सकते हैं। टैली मार्क्स ये कंपलसरी नहीं होता, ये 2 कॉलम कंपलसरी है। तो अब हमें देखना है ए के कितने हैं, बी के कितने हैं और सी के कितने हैं। तो आइए चलो चेक करते हैं। ए के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कोई स्किप तो नहीं हुआ है हमारे से, नहीं हुए। तो एक ही हमें समूह मिले हैं कितने, 12। टैली मार्क पता है ना कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक फालतू लिख दिया, 1 2 3 4 5, 5 5 10 और 2 12। ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं मत लिखो। बी के अगर लिखने हैं तो बी का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। बी के कितने आए हैं, 8। टैली मार्क लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब किसके हम ए के देख लेते हैं। ए के अगर देखें तो ए बी के, तो 1 2 3 4, ये कितने आए, 4। 1 2 3 4, 12 और 8 20 और 4 24। ओ के कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो ओ के देख लेते हैं, 1 2 3 4
5 6, तो ओ कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 और एक 6। अगर हम इनका टोटल भी देखेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा इनका 30। यहाँ पे अगर कॉलम अगर चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह कुल कितना हो गया यहाँ पे 30, ये ज़रूरी भी नहीं है बनाना। ये हमने क्या बना दिया, बारंबारता बटन सारणी बना दी है जो इन्होंने कहा था। अब इसे शॉर्ट कर लेते हैं बस। ये कहाँ पे दी, एक। हाँ, तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 ये बना दिए। जूम करके भी देख सकते हैं, और क्या नाम है, अभी जब 2 सेकंड बैक करोगे तो वापस ये बड़े वाला दिख जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, अब अपने खंड सी या से के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया है हमने। 26 ये रहा, अथवा वाला ये रहा। फिर 27 के 3 आंसर ही साथ में कर लिया है। 28 का आंसर ये हो गया, 28 का आंसर ये और ये। 29 के आंसर भी साथ साथ यहाँ हुआ है। 30 के आंसर भी ये रहे, और 31 का आंसर भी क्या है, ये रहा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा खंड द। इसके अंदर 32 से 35 4 सवाल ही है, और ये 4 सवाल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। फिर बचेगा खंड ई, और इसके अंदर भी 36 37 38 3 सवाल है। अगले सेक्शन में ये भी कर लेंगे। तो ठीक है, पेपर होने वाला है बस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।